वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी टेट स्पेशल और अदर स्टेट को ध्यान में रखते हुए, जैसे और सी टेट को भी ध्यान में रखते हुए हमने नंबर सिस्टम को पढ़ाया था। नंबर सिस्टम के लगभग सारे टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है और फिर जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको भी मैंने 2020 और 2018 का पेपर हमने सोल्यूशन कर दिया है। आज हम यूपी टेट का जैसे 2017, 2016 और 2013 का सोल्यूशन पेपर हम कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस पेपर को देखेंगे, अगर इसमें कोई भी कठिनाई होगी कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, हम उसका समाधान करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक है। दोस्तों, एक्चुअली जो पाई है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, जो पाई होता है, ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। ये पाई अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की वैल्यू जो 22/7 होता है, ये लगभग मान होता है, ये लगभग मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये लगभग मान होता है। और ये जो होता है परिमेय संख्या होता है, ये जो होता है परिमेय संख्या होता है। जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, अगर पाई और परिमेय संख्या है तो पाई की वैल्यू जो 22/7 है, ये कैसे परिमेय संख्या है? ये जनरली एक कंफ्यूजन होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो पाई है, पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो 22/7 है, पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये क्या है? लगभग मान है। और 22/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। ये जो पाई का मान होता है लेकिन लगभग मान होता है। एक्चुअली दोस्त, अगर पाई की बात करें तो पाई हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहां पर 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। वैसे दोस्तों, इकाई का अंक हम ज्ञात करने के लिए जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बने हैं और जैसे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सहित इकाई के अंक ज्ञात करने वाले टॉपिक को पूरी कंप्लीटली मैं अपने अशोका स्टडी पॉइंट चैनल पे डाला है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर पार्टिकुलर क्वेश्चन को बता रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है इकाई का अंक क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इकाई के अंक का गुणा कर देंगे। 8 छके कितना हो गया? 48 हो गया। यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिला? 8 मिला। अब 8 का क्या करेंगे? 9 में गुणा करेंगे। 9 बटे कितना हुआ? 72 हुआ। दोस्तों, इकाई का अंक कितना है? 2 है। और फिर 2 का गुणा फिर इकाई के अंक में करेंगे। 2 दूना क्या आ गया? 4 आ गया। दोस्तों, इसमें इसके गुणनफल में इकाई का अंक हमारा क्या होगा? 4 होगा। आंसर हमारा क्या है? ये डी ऑप्शन ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि संख्या दिया है 604 स्टार 6 अगर 11 से विभाज्य है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस स्टार के जगह पर इनमें से कौन सा पूर्णांक आएगा? 1 आएगा कि 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा? दोस्तों, हम डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के बारे में पूरी तरीके से एक टॉपिक पढ़ा करके डाला है। आप डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर देख लेंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और फिर ये भी जो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर में टॉपिक डाला है उसमें प्रीवियस ईयर सोल्यूशन के क्वेश्चन भी डाले हैं। लेकिन आइए देखिए क्या दिया है। अब इसको ट्रेस करना है कि संख्या 604-6 है, डॉट डॉट 6 से 11 से क्या है? विभाजित है। और इसमें जो डॉट डॉट जो स्थान है, इसमें से कौन सा डिजिट आएगा, यही हमें देखना है। दोस्तों, आपको मालूम है कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? दाहिने तरफ से एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 10 6 क्या हो गया? 16। 10 6 16 हो गया। अब दोस्तों, जो बचा यहाँ पर, ये बचा और ये बचा। जैसे यहाँ पे 0 बचा और यहाँ डैश का जो स्थान है ये बचा। दोस्तों, अगर यहाँ पे एक एक अंक छोड़ करके हमने जोड़ा है, अगर इनका हम डिफरेंस करें, तो अगर डिफरेंस करने के बाद दोस्तों अगर हमें मिलता क्या है? अगर 0 मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तब भी ये संख्या हमारी क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। या
11 मिल जाता है तब भी ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। या 11 का गुणज मिल जाता है, अगर 11 का गुणज मिल जाता है, 11 का गुणज, तब भी ये जो संख्या है 11 का गुणज मिल जाती है तब भी ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अब दोस्तों यहाँ पे डैश की जगह पे इसमें से कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ पे रखने पर 0 आए या 11 आए या 11 का गुणज आए। अब यहाँ पर अगर हम रखें, जैसे अगर यहाँ 16 में से हम क्या घटाएं जी, 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 का गुणज आए। दोस्तों अगर 1 रखते हैं तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 16 में से 1 जाएगा 15 होगा, ना 0 आया ना 11 आया, 11 का गुणज आया। दोस्तों 3 रखते हैं, 0 + 3 करेंगे तो 3 होगा, और 16 में से 3 घटाएंगे 13 होगा, ना 0 आया ना 11 आया ना 11 का गुणज आया। अगर दोस्तों यहाँ 7 रखते हैं, अगर यहाँ 7 रख देते हैं, अगर 7 रखते हैं जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, 11 में से 7 जाएगा तो हमें क्या, 11 में से 7 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, न 0 है न 11 है, 11 का गुणज है। फिर दोस्तों अगर नेक्स्ट ऑप्शन अगर 8 लेते हैं, अगर 8 रखते हैं, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 होगा। हमको लग रहा है दोस्तों ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, ऑप्शन को हम करेक्ट कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको बता रहे हैं। जैसे ऑप्शन में दिया है यहाँ पर 1 3 7 5, दोस्तों यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ये 8 9 होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, 8 9 होकर के यहाँ 5 होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 रखते हैं, अगर 5 हम रख दें तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो गया, और 16 में से 5 जाएगा तो दोस्तों 11 होगा। इस तरीके से संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इस तरीके से दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक वर्ड हमने गुणज लिया है, गुणज की इंग्लिश क्या होती है, मल्टीपल होता है। गुणज को हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको मल्टीपल बोलते हैं, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, इसको मल्टीपल बोलते हैं, गुणज को मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर 3 का मल्टीपल अगर हमें फाइंड करना है तो 3 जो है जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगी वो सभी संख्याएं क्या होंगे, 3 का मल्टीपल होगा। जैसे अगर 3 किसको काटेगा, 3 को भी, 6 को भी, 9 को भी, 12 को भी, 15 का भी, दोस्तों ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 3 के गुणज कहलाएंगी। जैसे अगर हमें 7 का गुणज फाइंड करना है तो ये 7 को काटेगा, 14 को काटेगा, 21 को, 28 को, 35 को एंड सो ऑन। दोस्तों हम समझ रहे हैं, गुणज का मतलब समझ गए होंगे। गुणज का मतलब क्या है, अगर 3 का गुणज वही होगा जो 3 से विभाजित होगा, 7 का गुणज वही होगा जो 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुने का, बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वो संख्याएं क्या है। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन से करने में बहुत ही आसानी होती है, इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑप्शन से करेंगे। और उस ऑप्शन से भी करने में ये देखिएगा कि कौन सा कंडीशन है जिसको आसानी से किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या का 2 गुना, जो दोस्तों अगर मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, तो आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का, इसमें कह रहे हैं बड़ी संख्या का कह रहा है 4 गुना, अगर इसका हम 4 गुना कर दें, इसमें जो x क्या है y से बड़ा है, x ग्रेटर देन y है, और फिर इसमें छोटी संख्या का 3 गुना, अगर छोटी संख्या का 3 गुना करते हैं और इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 71 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है 43 और 8 है। दोस्तों अगर 43 यहाँ रखते हैं, x के जगह पे 43 रखते हैं और y के जगह पे 8 रखते हैं, दोस्तों अगर 43 का 4 गुना करें और 8 का 3 गुना करें तो क्या कभी 71 आ सकता है, 71 से बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन वैसे ही क्या है, फॉल्स है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये दिया है 11 और क्या दिया है, 9 दिया है। अगर बड़ी संख्या हम 11 लेते हैं और ये संख्या क्या लेते हैं, 9 लेते हैं, तो 11 44 हो गया, 9 त्रिका 27 हो गया,
44 में 27 जोड़ेंगे तो 71 से बड़ा आएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है, फॉल्स है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 14 और क्या दिया है, 5 दिया है। अगर 14 और 5 लेते हैं तो x के जगह पर हम क्या रख दें, 14 रख दें, और y के जगह पे दोस्तों 5 रख दें। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 चौक को कितना हो गया, 56 हो गया, और इसमें रखेंगे y की वैल्यू, यहाँ तो 5 तिहाई क्या होगा, 15 होगा। और दोस्तों अगर इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो गया, 71 के बराबर हो गया। इस तरीके से जो हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन से करने में क्वेश्चन आसानी होता है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करेंगे। और इसको हम ऐसे भी समझा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को चाहे तो आप जो है इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहे हैं कैसे इक्वेशन बना करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। हमने सपोज कर लिया कि जैसे वो जो संख्याएं हैं, ये बड़ी संख्या एक क्या है, x है, दूसरी y है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन क्या है, y है, x ग्रेटर देन y है। दोस्तों अब लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दो गुना। अब दोस्तों बड़ी संख्या का हमने दो गुना कर दिया, दो गुना, तथा छोटी संख्या का 5 गुने से ज्यादा है। अब इसका 5 गुना करें तो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का दो गुना छोटी संख्या के 5 गुने से ये क्या है, 3 ज्यादा है, मतलब इससे क्या है, 3 ज्यादा है। तो दोस्तों एक तो तरीका है यहाँ पे 3 जोड़ दें तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, एक तो तरीका ये है। दोस्तों दूसरा तरीका ये है, आपसे कह रहा है कि जब हमने बड़ी संख्या का दो गुना किया और छोटी संख्या का 5 गुना किया तो ये जो है इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। दोस्तों इसमें से 3 घटा दें तब भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, एक तो तरीका ये है। दोस्तों इसी को तीसरे तरीके से कैसे समझेंगे, आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या का दो गुना छोटी संख्या के 5 गुने से एक कितना अधिक है, 3 अधिक है, मतलब इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। दोस्तों इसमें से अगर इसको घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इस तरीके से हमने पहला रिलेशन निकाल लिया। और फिर दूसरा रिलेशन अगर हम फाइंड करें, दूसरा रिलेशन क्या है, करे बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना। अगर बड़ी संख्या का हम 4 गुना कर दें और छोटी संख्या का हम 3 गुना कर दें तो इन दोनों का योग किसके बराबर है, यह 71 के बराबर है। दोस्तों अब यहाँ पे दो इक्वेशन बना, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से भी हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसको हमने माना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे क्या, आप क्या करिए, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को बराबर कर लीजिए। यहाँ पे अगर 2 का गुणा करते हैं तो x बराबर हो जाएगा, एक ही इक्वेशन में गुणा करने पे x बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, ये बराबर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर y को बराबर करते हैं तो यहाँ पे 3y है, 5y है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करना होगा, 3 × 5 = 15, और फिर 5 का इसमें गुणा करना होगा, 5 तो यही क्या हो गया, 15। इस तरीके से दोस्तों हमारा स्टेप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम प्रयास ये करेंगे यहाँ x को बराबर करें। अब यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया, 4x हो गया, इसमें गुणा करेंगे 2 × 5 = 10y हो गया, और इसमें करेंगे 2 तिहाई क्या आ गया, 6 आ गया। अब दोस्तों बराबर हो गया, चिन्ह बदल देते हैं, सिंप्लीफाई करते थे, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल हो गया, अब इसको जोड़ेंगे 10 और 3 कितना, 13y हो गया। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 71 और 6 कितना आ गया, 77, 71 और 6, 71 में 6 सारी 71 में से 6 दोस्तों घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 65 मिलेगा, और y की वैल्यू 13 × 5 कितना आ गया, 65। इस तरीके से y की वैल्यू दोस्तों हमने क्या फाइंड कर लिया, 5 फाइंड कर लिया, जो छोटी संख्या हमने सपोज किया था। उसी तरीके से बड़ी संख्या हम फाइंड कर लेंगे, इसमें से किसी में भी वैल्यू y का रख करके x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लेकिन दोस्तों आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, इक्वेशन बना के करेंगे तो आपके कई क्वेश्चन का समय क्या होगा, निकल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहां पर किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। जैसे कि यहां दिया है प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक अंक यहां पे देख रहे हैं 3 है या 4 है, ये दिया है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है।
यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। ऐसी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? इसी को हम ऐसे लिख करके बना रहे हैं। ये दिया है 333 दिया है, बी दिया है 444 दिया है, सी दिया है 44 दिया है, और दोस्तों डी दिया है 44 44 44। ये 44 44 दिया है। दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी। दोस्तों मैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अगर कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है तो संख्या क्या होगी? 12 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या इसमें से 12 से कटती है तो संख्या किससे कटेगी? 3 और 4 से कटेगी। अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो डिविजिबिलिटी को रूल को टेस्ट कर लीजिए। अब देखिए वो संख्या जो 3 और 4 से कटेगी, 4 के डिविजिबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा है। अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। यहाँ पे 33 दिया है, 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन वैसे ही फॉल्स हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 4 4, ये तो 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। दोस्तों ये तो कट रहा है। अब देखें इनमें से कौन सी संख्या 3 से कट रही है। दोस्तों अगर इसको 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर अंकों को जोड़ने पर अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। दोस्तों अगर अंकों का योग कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 3 12 हो रहा है, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 4 8 हो रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा। अब दोस्तों इसको अगर जोड़ें तो ये किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। 16 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए दोस्तों ये जो संख्या है ये 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है। ये 444 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 378 गुणे मीन्स 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? इसको हमें फाइंड करना है। दोस्तों हमें क्या करना है? सिर्फ इकाई का अंक फाइंड करना है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को पेपर में ही करते हैं। इकाई का अंक हमें फाइंड करना है तो सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करेंगे। अब कैसे करेंगे? 8 छक्के 48, 8 छक्के हमने 48 कर दिया। इकाई का अंक कितना आ गया? 8। इकाई का अंक 8 आ गया। फिर 8 9 कितना हो गया? 72। इकाई का अंक कितना आ गया? 2, 2 आ गया। और फिर यहाँ इकाई का अंक 2 है तो 2 दूना 4। दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने इकाई का अंक फाइंड कर लिया, 4 के क्या आ गया? बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यदि संख्या 604 डैश डैश 6 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा? दोस्तों इधर सामने देखें 604 दिया है और यहाँ पे डैश है 6 है। आपसे पूछा जा रहा है कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, आपको फाइंड करना है। मतलब इनमें से हम क्या रखें, रिक्त स्थान पे क्या रखें कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। दोस्तों हम डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाए हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर के देखेंगे तो वहां पर 11 की डिविजिबिलिटी जो मैंने लिखाया है, पढ़ाया है, वो पूरा एक मैंने लेक्चर डाला है, आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर 11 की डिविजिबिलिटी हमें जाननी है तो एक एक अंक छोड़ करके दाहिने तरफ से एक एक अंक छोड़ करके दोस्तों जोड़िए। जैसे 6 4 10, 10 6 कितना हो गया? 16 हो गया। दोस्तों कितना हो गया? 16 आ गया। अब यहां पर क्या दिया है? कौन सा अंक रखें? अब यहाँ पे कौन सा अंक रखें? जैसे अगर हम देखें यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कुछ भी रख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है अगर इसको हम x मान लें, अब तो जो बचे हुए को जोड़ी x और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? x प्लस क्या आ गया? 0 आ गया। दोस्तों इसमें से इसको घटाने पर अगर 0 आता है तब भी संख्या 11 से विभाजित होगी। इसको इसमें से घटाने पर 11 आता है तब भी संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। या दोस्तों इसमें से इसको घटाने पर अगर 11 का गुणा जाता है तब भी दोस्तों क्या होगा? इस संख्या 11 से क्या होगी? विभाजित होगी। अब इसमें से कोई ऑप्शन लेकर के रखिए। पहला ऑप्शन 1 दिया है, अगर यहाँ 1 रखेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे, दोस्तों x के जगह पे 1 रखेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा और 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 15। न 0 आ रहा है, न 11 आ रहा है, न 11 का गुणा जा रहा है। फिर उसी तरीके से 3 रखेंगे तो 16 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो 16 में से 3 धन 0 करेंगे 3 होगा, 16 में से 3 घटाएंगे 13 आएगा। लेकिन दोस्तों 13 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, ना 11 आ रहा है, ना 11 का गुणा जा रहा है, इसलिए भी ऑप्शन फॉल्स हो गया।
दोस्तों अगर हम 5 रखते हैं, अगर x के जगह पे हम 5 रखते हैं, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो गया, 16 में से 5 घटाएंगे कितना आ गया, 11 के बराबर आ गया। अब दोस्तों देख रहे हैं कि 11 से विभाजित हो रहा है, 11 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या यहाँ पर क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर जो डैश जो है इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का क्या हो गया, दोगुना हो गया। दो संख्याओं में क्या दिया है, बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या के 4 गुने तथा छोटी संख्या के 3 गुने का योग क्या दिया है, 71 दिया है। 71 दिया है, तो पूछा जा रहा है वो संख्याएं क्या है, ये आपको फाइंड करना है। दोस्तों अगर हम इस स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चन को करते हैं, जैसे इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या का 4 गुना, अगर बड़ी संख्या को अगर b मानते हैं, इसका हम क्या कर दें, 4 गुना कर दें। फिर कह रहा है छोटी संख्या का क्या हो गया, 3 गुना। अगर छोटी संख्या को यस मानना है और इसका हम 3 गुना कर दें, तो दोस्तों इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 71 आ रहा है। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 71 आ रहा है। अब दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर यहाँ 43 रखते हैं, बड़ी संख्या अगर 43 रखते हैं, 4 गुणे अगर 43 करते हैं और प्लस 3 गुणे क्या करते हैं, यहाँ पे 8 करते हैं, तो दोस्तों ये जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 71 आना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि जब 4 का गुणा 43 में करेंगे तो वैसे ही 71 से बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है, फॉल्स है। आप एग्जाम में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई पहले नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनको योगफल इन दोनों का कितना आना चाहिए, 71 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 43 दिया है। बड़ी संख्या क्या दी गई है, 43 दी गई है। अगर यहाँ पे 43 दिया गया है, अगर 4 का इसमें गुणा करें तो वैसे ही 71 से बड़ी संख्या आ जाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। दोस्तों अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं, अगर दूसरा ऑप्शन लेकर के करते हैं, बड़ी संख्या के जगह पे 11 रखेंगे तो 11 44 हो गया। अब दोस्तों छोटी संख्या के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 त्रिका कितना हो गया, 27 हो गया। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अब 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया, 2 और 4 6 6 कितना आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से दोस्तों हम देख रहे हैं हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। जैसे कि 11 44 और 9 त्रिका 27 हो गया, इसको 44 और 27 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो गया, 71 के बराबर हो गया। उसी तरीके से दोस्तों अगर इसको लेकर के देखते हैं, 14 चौको कितना हो गया, 56 हो गया। और नेक्स्ट क्या दिया है, 5 दिया है, और 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। अगर दोस्तों इसको जोड़ते हैं तो 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया, और 5 1 6 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम देखते क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन ऐसा हो गया, दोनों सही हो रहा है, दूसरे कंडीशन को दोनों क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसलिए दोस्तों हम करेंगे क्या, ऐसे केसेज में हमें क्या करना होगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन को भी हमें क्या करना होगा, सेटिस्फाइड कराना होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन को कैसे सेटिस्फाइड कराएंगे, अब ध्यान देंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, अब कंसंट्रेट होकर के समझेंगे। इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या का दोगुना, बड़ी संख्या को b माना था, b का दोगुना किया 2b हो गया। बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। छोटी संख्या का अगर हम क्या कर दें, तो छोटी संख्या को अगर यस मानते हैं, अगर इसका 5 गुना करते हैं तो बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से कितना अधिक है, ये क्या दिया है, कितना अधिक इसमें बता रहा है, 3 ज्यादा बता रहा है। मतलब अगर बड़ी संख्या के दोगुने में से छोटी संख्या के 5 गुने को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब दोस्तों अगर हम रखें, देखें कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर इसको रखते हैं बड़ी के संख्या के जगह पे 11 और छोटी संख्या के जगह पे हम क्या रखें, 9 रखें। 9 रख करके देखते हैं, बड़ी संख्या के जगह पे 11 रखेंगे तो 11 दूना कितना हो गया, 22 हो गया। और फिर यहाँ 9 रखेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा, यहाँ 9 पचे 45 हो गया। क्या ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा, 22 में से 45 घटाएंगे तो 3 आएगा, नहीं,
इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब सी ऑप्शन लेते हैं। अगर यहां पर अगर हम रखते हैं, अगर 14 रखते हैं बड़ी संख्या की जगह पे, 14 दूना कितना हो गया, 28 हो गया। छोटी संख्या क्या दी गई है, 5 है। अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 पच्चे 25 हो गया। दोस्तों 28 में से 25 घटाएंगे कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से देख रहे हैं जो हमारा सी ऑप्शन है पहले और दूसरे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपको फाइंड करना है। दोस्तों ऑप्शन को लेकर के यहां बता रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। पहला ऑप्शन 333 है, दूसरा 444, ये 44 है, 4400 क्या है, 44 है। दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि कह रहा है कि प्रत्येक संख्या या तो 3 या 4 से बनी है। ऑप्शन में देख रहे हैं प्रत्येक संख्या यहाँ 3 से बनी है और ये सभी क्या है, 4 से बनी है। वह संख्या हमें फाइंड करना है जो 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो और 4 से भी क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। 3 और 4 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से भी विभाजित होती है। अब हम इसमें क्या करें, पहले 4 की डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों 4 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं इकाई और दहाई का अंक क्या है, 33 है, 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, इसलिए ऑप्शन हमारे क्या है, फॉल्स है। इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि क्या है, इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। अब ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, 4 से कटेंगे। अब हम टेस्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 टेस्ट कर रहे हैं। 3 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग करें, 4 4 8 4 12, 3 से कट रहे भी संख्या 3 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर अंकों का योग 4 में 4 जोड़ते हैं 8 के बराबर हो गया, और 8 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए संख्या जो 44 है 3 से विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब हम क्या अगर अंकों का योग करेंगे, 4 4 8 4 12 4 क्या है, 16 हो गया। क्या 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, 444। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और क्या है, 36 है। अंतर उनका 5 दिया है, गुणनफल क्या है, 36 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं तो सीधे सीधे क्या कर देंगे आप, इसका आंसर अंतर बटे गुणनफल कर देंगे। इसका आंसर कितना आ गया, अंतर बटे गुणनफल आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, अंतर बटे गुणनफल। अंतर कितना दिया है, 5, और गुणनफल कितना दिया है, 36। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका अगर दूसरा तरीका हम फाइंड करें तो दूसरा तरीका क्या बन सकता है, अगर दो संख्याएं अगर दी गई हैं, अगर उनका अंतर क्या दिया है, 5 दिया है, अगर उस संख्याएं x और y हैं, इनमें से दोस्तों क्या होगा, एक संख्या बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो जब हम बड़ी संख्या में से छोटी को घटा रहे हैं तो दोस्तों क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और फिर इन दोनों का जब गुणा कर रहे हैं, ये दोनों संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो दोस्तों कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब चाहें तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको 5 को ऐसे दो भाग में तोड़िए या 36 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, गुणा करने पर क्या है, 36 आए, और घटाने पर कितना है, 5 आए। दोस्तों इसको लिख सकते हैं, 9 गुणे 4 करेंगे तो 36 होगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई, 9 आ गई, और छोटी संख्या कितना आ गया, 4। मतलब x की वैल्यू हमने 9 निकाल लिया और छोटी संख्या y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल फाइंड करना है, तो 1/9 हो गया और 1/4 हो गया। इसका योगफल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, और इनका अंतर आपसे पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनका अंतर क्या है। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर 9 दिया गया है और ये 4 है, ये संख्या बड़ी है और ये क्या है, छोटी है,
जब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/9 हो गया और फिर 1 क्या आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों हमेशा बड़ी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है, ये जो बड़ी संख्या का व्युत्क्रम होता है छोटा होता है, और छोटी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वह क्या है, बड़ा होता है। दोस्तों अगर कोई संख्या बड़ी है, अगर कोई संख्या बड़ी है, जब उसका व्युत्क्रम करेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। अगर कोई संख्या छोटी है तो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे इसको ऐसे समझाएं, अगर मान लीजिए कहीं दिया है, अगर 3 और 4 दिया है, इसमें देख रहे हैं कि 4 बड़ा है 3 छोटा है, लेकिन जब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3 हो गया और 1/4 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, जो बड़ी संख्या थी वो छोटी हो गई और जो छोटी संख्या थी वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। उसी तरीके से दोस्तों बड़ी संख्या अगर 9 है और छोटी संख्या अगर 4 है, तो जो बड़ी संख्या है व्युत्क्रम करने पर वो छोटी होगी और जो छोटी संख्या व्युत्क्रम करने पर क्या होगी, बड़ी होगी। इन्हीं का अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर के लिए आप फ्रैक्शन में मैंने सिखाया है 9 एक कम 9, 4 एक कम 4, 9 में से 4 जाएगा 5 हो गया और 4 9 कितना हो गया, 36 आ गया। लेकिन दोस्तों हम ऐसे नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया है, अगर कभी भी दो संख्याओं का अंतर दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो तो डायरेक्टली उसका आंसर कर देते हैं, अंतर बटे क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। 5 बटे क्या आ गया, 36 आ गया। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जाता है दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल दिया है, तो वहां पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, योगफल बटे कर देंगे गुणनफल। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है यहां पर 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, 6 है। दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन को ऐसे लिख करके बता रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 16 है, दूसरा ऑप्शन 35 है और तीसरा ऑप्शन दिया है 43 है और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, 23 दिया है। दोस्तों कह रहे हैं कि 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। यहाँ पर अगर गुणनफल करते हैं, अगर अंकों का गुणनफल करते हैं तो 6 कम क्या हो गया, 6, 5 तिहाई 15, ये तो गलत हो गया, 6 आना चाहिए। 3 चौक 12, ये भी गलत हो गया, 6 आना चाहिए, 2 तिहाई 6। मतलब जो पहला कंडीशन है ये क्या कर रहा है, ये जो गुणनफल 6 आ रहा है ये दो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ए और बी सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बदलने का सेंस ये हो गया, इकाई का अंक जो दहाई का अंक बन जाता है और दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाता है। अब हम 9 जोड़ करके देखें क्या मिलता है। अगर हम 16 में 9 जोड़ते हैं, अगर यहाँ पे 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 25 हो गया। ये 16 है, ये 25 है, क्या इनका अंक बदला, नहीं। अंक बदलने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई संख्या 16 है तो अब यहाँ इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक जो है दहाई के जगह पे चला जाए और दहाई के अंक इकाई के जगह पे चला जाए तो बदलेगा तो क्या होगा, 61। इसको कहा गया कि अंकों के स्थान बदल गए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 16 में 9 जोड़ा तो 25 हो गया, अब अंक तो स्थान बदला नहीं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, अगर इसमें क्या करते हैं 9 जोड़ते हैं, 9 जोड़ने के बाद एक किसके बराबर हो गया, 32 के बराबर हो गया। दोस्तों ये ऑप्शन क्या है, सही है। अब यहाँ पर ये 23 है, जो ही 9 जोड़ा तो 32 के बराबर हो गया। मतलब जो यहाँ इकाई का अंक था दहाई के जगह पे चला गया और दहाई का अंक क्या हो गया, इकाई के जगह पर चला गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्याओं के बारे में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर में बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने क्लास लिया है। संख्याओं की पहचान के बारे में वहां आपको बताया है। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याएं हमारी हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। मतलब ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वही अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी क्या है, सम है। ऑप्शन में आपका आंसर क्या आ गया, 2। आंसर आपका क्या है, 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन दिया है 9 पर घात क्या दिया है 2x माइनस क्या दिया है 1, और फिर 2 पर घात 5 माइनस 5 दिया है। 2 पर घात 5 को क्या लिख सकते हैं 32। 2 पर घात 5 को क्या लिखेंगे, किसके बराबर होगा 32 के, और 32 में से 5 घटेगा, ये किसके बराबर हो गया 27 के बराबर हो गया। अब दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं 27 को 3 पर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो गया 27 के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आधार को बराबर करेंगे। यहां पर क्या है 9 है और यहां पर क्या है 3 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पर घात 2, और टोटल पे घात क्या है 2x माइनस 1 है। दोस्तों हम यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पर घात 2 लिख सकते हैं, और टोटल पे घात कितना है 2x माइनस 1। आपके दिमाग में दोस्तों एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सारा पैसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या दिया है 9 पर घात 2 पर घात x 9 पर घात 2x माइनस 1 दिया है, यहाँ 27 दिया है। 27 को कभी भी 9 के घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, 27 को कभी भी 9 के घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए दोस्तों इसको हम किस रूप में बदले हैं 3 के घात के रूप में बदले हैं, और 9 को भी क्या करेंगे 3 के घात के रूप में बदल देंगे। अब आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहा होगा इस क्वेश्चन में बदलने का तरीका क्यों है, क्यों हम बदल रहे हैं। दोस्तों इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि जो घातांक वाली अगर दो राशियां हैं, अगर उनसे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, अज्ञात राशि निकालना है, तो वहां पे क्या करते हैं, या तो आधार को बराबर करते हैं या घात को बराबर करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, अब आधार को बराबर कर रहे हैं, अब यहाँ पे आधार को बराबर कर रहे हैं। अब आधार को बराबर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अज्ञात राशि है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना हो क्या है घात में है, वो घात में होगी तो आधार को बराबर करेंगे, और यही अज्ञात राशि अगर आधार में होती तब हम किसको बराबर करते, घात को बराबर करते। क्योंकि अगर कोई भी अज्ञात राशि है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको हम बराबर नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं इसको, आपको मालूम है कि घात में घात का गुणा होता है, अगर कहीं भी a टू दी पावर m होल टू दी पावर n दिया है तो घात में घात का गुणा हो जाता है, a टू दी पावर क्या हो जाता है mn। दोस्तों यही कर रहे हैं। अब 3 पर घात क्या हो गया, घात में घात का गुणा करेंगे, 2 दूना 4x माइनस 2 हो गया, और 3 पर घात क्या हो गया 3 हो गया। आधार अगर बराबर है तो घात भी आपस में बराबर हो जाएगा, 4x माइनस 2 बराबर 3 हो गया, 4x बराबर 5 हो गया, x बराबर कितना हो गया 5 बटे क्या आ गया 4 आ गया। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई दोस्तों 5 बटे 4 की क्या आ गया बराबर आ गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कहा जा रहा है कि तीन तीन नहीं, इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम यही दिया है 3 के 3 क्रमागत गुणज। अब दोस्तों हम बात करें कि क्रमागत गुणज होता क्या है, 3 के 3 क्रमागत गुणज की बात की जा रही है। अगर 3 के गुणज की बात हम करें, 3 के गुणज की बात करें तो मित्रों 3 का गुणज वही होगा जो संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा, वो संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। अगर हम 27 लिख देते हैं, ये जो 27 अगर लिख दिया, 27 क्या है 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए कहेंगे 27 क्या है 3 का गुणज है, और 3 को क्या बोलेंगे 27 का क्या है फैक्टर है। दोस्तों अगर हम 35 लेते हैं, अब देख रहे हैं जो 35 है वो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे 35 जो है 3 का गुणज नहीं है। यहाँ पे जो 35 दिया है 3 का क्या है गुणज नहीं है। ठीक, अब अगर 3 के गुणज की बात करें तो 3 के गुणज क्या है, जो संख्या 3 से विभाजित होगी, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। दोस्तों सभी संख्याएं क्या हैं 3 के गुणज हैं, और ये तो 3 के गुणज के साथ साथ इनको क्या नाम देंगे, ये क्या है क्रमागत गुणज हैं। ये किस प्रकार के गुणज हैं, क्रमागत गुणज हैं। दोस्तों सभी गुणज किस रूप में आए, क्रम से आए हुए हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया गया क्रमागत गुणज कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 24 के बाद क्या आता है, 3 का गुणज 24 के बाद 27 आता है, लेकिन यहाँ 24 के बाद क्या है 33 है, ये क्रमागत नहीं है। यहाँ पे जो 32 दिया है, 32 3 से नहीं कट रहा है, सीधे 3 का गुणज है ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 3 का गुणज 30 भी है, 33 भी है और 36 भी है, और एक क्रम से आया हुआ है,
30 के बाद 33, फिर 36। ये सभी गुणज भी हैं और कर्मागत गुणज हैं। दोस्तों यही पूछा जा रहा था, इसका मतलब इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 पर घात दिया है 99 माइनस 3 पर घात क्या है 50। अब इसमें हमें इकाई के स्थान का अंक हमें फाइंड करना है। दोस्तों इसमें इकाई के स्थान का अंक अगर फाइंड करना है तो मैं आपको नंबर सिस्टम में बहुत ही बेहतर तरीके से इकाई का अंक दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। अगर कहीं भी इकाई के अंक पर अगर 2, 3, 7 और 8 आते हैं, सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 है तो घात को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, और फिर 4 चौको कितना हो गया, 16 हो गया। 3 पर घात क्या आ गया, 3 आ गया। 3 पर घात अगर 3 आता है दोस्तों, इसमें इसको 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 होगा। इकाई का अंक कितना आ गया, 7 के बराबर हो गया। उसी तरीके से दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अब 3 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। 16 3 क्या है, 48 है। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, तो 3 पर घात क्या हो जाएगा, 2 हो गया। किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। दोस्तों देख रहे हैं 7 में से 9 घटेगा नहीं। आपको मालूम है 7 के पहले भी बहुत से अंक हैं, 9 के पहले भी बहुत से अंक हैं। अब क्या करेगा, इस 7 से जब 9 घटेगा नहीं, 7 इससे क्या करेगा, हासिल लेगा। जब इसे हासिल लेगा ये 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो क्या मिलेगा, 8। दोस्तों इकाई का अंक किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, सीधे 7 में से 9 को घटा देते हैं। दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को नहीं घटाएंगे। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटा अंक है, बड़ा अंक नहीं घटाएंगे, ये अंक क्या करेगा, अपने लेफ्ट में हासिल लेगा। हासिल लेगा तो 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा, कितना आ गया, 8 के बराबर हो गया। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। दोस्तों जब भी व्युत्क्रमों का योग कहा जाए और योगफल और गुणनफल दिया जाए, तुरंत दोस्तों आप कर देंगे गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल। दोस्तों तुरंत आप कर देंगे योगफल बटे गुणनफल, योगफल बटे हम गुणनफल कर देंगे, योगफल बटे गुणनफल कर देंगे। योगफल दोस्तों कितना दिया है, 11 दिया है, और फिर गुणनफल क्या दिया, 18 दिया है। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आंसर हो गया, 11 बटे 18 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं उसमें से एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। इन दोनों का योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है 11 के बराबर है, और इनका गुणनफल किसके बराबर दिया है, 18 के बराबर है। अब दोस्तों हम क्या करें, 18 को ऐसे दो भाग में लिखें कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए। दोस्तों इसको लिख सकते हैं 9 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2, और इसको लिख सकते हैं 9 धन 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों एक संख्या हमारी क्या आ गई, 9, और दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। एक संख्या हमारी 9 आ गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, 2 आ गई। अब दोस्तों इन्हीं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जा रहा है। 9 का व्युत्क्रम 1/9 हो गया, 2 का व्युत्क्रम 1 क्या आ गया, 2 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका मैं सिखाया हूं। अब इसका इसमें गुणा करेंगे। जैसे इस तरह के फ्रैक्शन को दोस्तों मैं जोड़ने का तरीका सिखाया हूं। फ्रैक्शन चैप्टर जो अशोका स्टडी पॉइंट चैनल पे मैंने डाला है, वहां पे सिखाया है योगफल कैसे करते हैं। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, इसको करेंगे 9 1 कम 9, 9 2 11, और 9 दूना कितना हो गया, 18। 11 बटे कितना आ गया, 18 के बराबर हो गया। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करने के लिए, अगर आपने संख्या क्या माना है, x और y माना है। अगर संख्या आपने x और y माना है, इनका जब व्युत्क्रम करेंगे, अगर x का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x, और इसका व्युत्क्रम करेंगे दोस्तों 1/ क्या होगा, y होगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं का योगफल पूछा जा रहा है, तो अब इसमें योगफल करेंगे तो y का इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, y, और x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, और इनका गुणनफल करेंगे तो क्या मिलेगा, y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या दिया है, इनका योगफल कितना दिया है, 11 दिया है, और गुणनफल क्या दिया है, 18 दिया है। लेकिन मित्रों हम ऐसे नहीं करेंगे, तुरंत ही क्या कर देंगे, योगफल बटे क्या करेंगे, गुणनफल। उम्मीद कर रहे हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है। यदि 31x5 9 का अपवर्त है जहां x एक अंक है, तब x का मान क्या है। अपवर्त का मतलब क्या है, 9 का अपवर्त वही होगा जो 9 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अगर यहाँ पे लिखा है 9 का अपवर्त, अगर हम ये कहें 9 का अपवर्त, 9 का अपवर्त, तो अपवर्त का मतलब क्या हो गया, जो संख्या 9 से विभाजित हो, क्या क्या हो सकता है, 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 9 से 9 की क्या कहलाएंगी, अपवर्त कहलाएंगी। जैसे हम कहें कि क्या 45 9 का अपवर्त है, तो 45 9 का अपवर्त है, क्योंकि 45 क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। अगर हम ये कहें 64 क्या 9 का अपवर्त है, तो 64 9 का अपवर्त नहीं है, क्योंकि 64 9 से विभाजित नहीं है। अब दोस्तों जैसे ये कह रहा है कि अपवर्त का मतलब तो समझ में आ गया होगा, मतलब जो संख्या 9 से कटे वही 9 का अपवर्त है। अब दोस्तों क्वेश्चन का मतलब ये है, यहाँ पर x के जगह पे कौन सा अंक रखें, ये संख्या पूरी क्या हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर भी मैंने लिखवाया है, 9 से संख्या वही कटती है, वही पूर्णतः विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। अब यहाँ करते हैं, देखिए अंकों का योग, अंकों का योग करिए, 5 और 1 6, 6 3 9। 9 में हम क्या जोड़ें, x के जगह पर क्या रखें कि 9 से कट जाए। अगर x के जगह पे 9 रखेंगे तो इनका योगफल क्या हुआ, 5 1 6, 6 3 9, ऑलरेडी 9 हो रहा है। और उसमें 9 में क्या जोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी x अभी पड़ा हुआ है, 9 में क्या जोड़ दें कि 9 से कटे। अगर यहाँ 9 रख देंगे तो 9 9 18 हो गया, और 9 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए यहाँ 9 रखने पर ये संख्या जो बन रही है यह 9 से विभाजित हो रही है, और ये संख्या 9 का क्या हो गया, अपवर्त हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। दोस्तों नेक्स्ट दिया है पाई है, पाई एक हमारे क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, डी ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0.125 पर घात 2/3 का मान हमें फाइंड करना है। दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 125 बटे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 1000, 125 बटे 1000 लिख सकते हैं। और दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 बटे 1000 को लिख सकते हैं 5/10 होल टू दी पावर क्या लिख सकते, 3। दोस्तों ऐसे लिख सकते, क्योंकि 5 पर घात 3 करेंगे तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो गया। 10 पर घात 3 करेंगे, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 के बराबर हो गया। अब 125 बटे 1000 को इतना लिख सकते हैं। दोस्तों इस टोटल पर घात कितना दिया है, 2 बटे क्या दिया है, 3 दिया है। और दोस्तों आपको मालूम है, अगर इस पर घात जो दिया है, अगर 2/3 दिया है, तो घात में घात का गुणा होता है, घात में घात का गुणा होगा। जब दोस्तों 3 में 2/3 का गुणा होगा, ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। मतलब 5 पर घात 10 होल टू दी पावर क्या बचा दोस्तों, 2 बचा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 25 बटे दोस्तों क्या आ गया, 100 आ गया, 25 बटे 100 आ गया। अब दशमलव यहाँ पर कितने अंक पर है दोस्तों, 2 अंक पर है, तो अब यहाँ पे 0 उतने अंक पे लग जाएगा। यहाँ 2 0 है तो दशमलव 2 अंक पे लगेगा, 0 दशमलव क्या आ गया, 2 5 के बराबर हो गया। दोस्तों इसमें आंसर हमारे कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जैसे कि 2020 और 2018 के पेपर में मैंने सोल्यूशन कर चुका हूं। ये क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था, कैसे अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन जो मिलेगा पूरी तरीके से वहां क्लियर मैं किया हूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि संख्या इतना 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक स्थान पर क्या होगा, मतलब इनमें एक स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या होगा, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन हमारा दिया है 62 53 29 15 29 15 ये दिया है।
अब इसमें से ए का कौन सा मान रखें ये संख्या 6 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर दोस्तों कोई संख्या 2 से अगर पूर्णतः विभाजित होती है तो वो संख्या हमारी क्या होती है, सम होती है। सम संख्या ही 2 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। पहला ऑप्शन दोस्तों 5 दिया है, अगर ए के जगह पे 5 रखते हैं तो संख्या क्या होगी, विषम हो जाएगी, और विषम संख्या कभी विषम मतलब 2 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसी तरीके से ये चौथा ऑप्शन क्या दिया है, 9 दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पे ए के जगह पे 9 रखते हैं तो पूरी संख्या हमारी विषम हो जाएगी, और कभी भी विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसलिए ये जो ऑप्शन हमारा ए और डी है दोनों क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट लेते हैं, अब बी ऑप्शन लेते हैं। बी ऑप्शन क्या दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है। अब जब मैंने 6 रखा तो ये हमारा एक सम संख्या बनी, और सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब संख्या के अंकों का योग करें, 6 5 11, 11 1 12, 12 9 21 और 2 23, 23 और 3 26, 5 31, 31 और 8 दोस्तों कितना हो गया, 39 हो गया। 39 देख रहे हैं 3 से कट रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ एक जगह पे 6 रखने पर पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। इस तरीके से ये जो संख्या है ये 2 से भी कट रही है, 3 से कट रही है, इसलिए संख्या ये किससे विभाजित होगी, 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसमें ए का मान यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रथम 5 ऋण। ऋण जो वर्ड है, ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, अभाज्य हो गया। अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए दिया गया है, जैसे कह रहा है प्रथम 5 ऋण अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। ये क्वेश्चन देने के पीछे मेन मकसद यही है कि जो स्टूडेंट है ये समझ रहा है कि नहीं ऋण संख्या होती क्या है। जनरली बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि 1 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। दोस्तों 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं। अब हम लेते हैं, अब जैसे कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या की बात की जा रही है, 2 हो गया, 3 5 7, ये 4 अभाज्य संख्याएं हुई। फिर इसके बाद 11 है, इन्हीं का योगफल पूछा जा रहा है। 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 कितना हो गया, 28। दोस्तों इनका प्रथम 5 ऋण संख्याओं का योगफल 28 हो गया। सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग क्या दिया है, 7 दिया है। अब दोस्तों इसको ऑप्शन को यहां लिख करके बता रहे हैं। पहला ऑप्शन 25 दिया है, 25 52 34 43, 25 52 34 43। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 अंकों का योग क्या है, 7 है। अब यहाँ पे जोड़ है तो 2 और 5 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 क्या है, 7। दोस्तों जो पहला कंडीशन है दोनों अंकों का योग 7 है, सारे ऑप्शन उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, अंकों के स्थान बदल जाता है। अगर इसमें 27 हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 और 5 12 हो गया, 2 2 क्या हो गया, 4 1 5। अब दोस्तों देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। इसलिए जब हमने 25 में 27 जोड़ा तो क्या हो गया, 52 हो गया। अब देख रहे हैं अंकों का स्थान बदल गया। यहाँ 5 इकाई के जगह पर है लेकिन यहाँ दहाई के जगह पर है, यहाँ 2 दहाई के जगह पर, यहाँ क्या है, इकाई के जगह पर है। अंकों के स्थान क्या हो गया, बदल गया। इसलिए दोस्तों ये देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया है, 17 15.271। अब यहाँ दिया 17 15.271। दोस्तों यही दिया है 1715.271। इसमें दोस्तों 7 के स्थानीय मान का अंतर फाइंड करना है। जैसा कि मित्रों में बता चुका है, इस 7 का अगर स्थानीय मान हमें फाइंड करना है
मैंने बहुत ही जैसे स्थानीय मान और अंकिक मान के बारे में पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप हमारे चैनल अशोका स्टडी पॉइंट पे जाएंगे तो मैंने पूरी तरीके से उसको क्लियर किया है। दोस्तों यहाँ पे दिया है अगर 7 का स्थानीय मान फाइंड करें तो आप देख रहे हैं 0 और 7 के बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक है। यहाँ एक 0 कर दीजिए, 0.07, 0.7 आ गया 7 का स्थानीय मान। फिर इस 7 का अगर स्थानीय मान हम फाइंड करते हैं, इस 7 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो किसके बराबर हो गया, वो अंक लिख लीजिए। अब देखिए उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2, ये क्या हो गया 700 के बराबर हो गया। दोस्तों इनके स्थानीय मानों का क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। अब दोस्तों इसका अंतर कर लीजिए। अगर अंतर करेंगे 700 में से आप क्या करें 0.07 को घटा दें, फिर 10 में से 7 जाएगा 3 हो गया, फिर 9 हो गया और यहां पर भी कितना बचा 9 और यहां कितना मिला 6, 699.93। दोस्तों यहां पर हमारे क्या है, डी ऑप्शन क्या है, सही है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अभी जो है 2017, 2016 और 2014, 2000 के पेपर, 2013 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने की वजह से मैं यहीं तक छोड़ दे रहा हूं और बाकी जो इसमें क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप डालेंगे। आप लोगों को, सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।